हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने एयरफोर्स XY एग्ज़ाम का मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ मैथ्स डिस्कस किया था। मेजरली हमने कैलकुलस के पोर्शन देखा था और जाना था कि जो मेजर पोर्शन है मैथ्स में वो कैलकुलस से ही आता है। अब जैसा कि आप जानते हैं पिछली दो वीडियोस से मैं मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ मैथ्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरी इसकी पहले वीडियो थी उसमें हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने कैलकुलस का पोर्शन डिस्कस किया था जिसमें 9 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब टोटल क्वेश्चन मैथ्स में कितने आते हैं? वो आते हैं 25, यानी हम 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बाकी 13 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कैलकुलस का पोर्शन सबसे बड़ा था, वो हमने कवर कर लिया है। और ये जो मैंने वीडियो बनाई थी ये आपको एक एग्जाम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस पैटर्न पे मैथ्स का पेपर होता है, जैसा कि इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बाकी 13 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बाकी बचे हुए टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक में से आ रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो डिफेंस की तैयारी कर रहा हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चंस का सेट है, ये 13 क्वेश्चंस जो बाकी बचे हुए हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं रीड कर दे रहा हूँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशन ऑफ आर इफ आर इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मॉडल टेस्ट पेपर का भी और हमारी वीडियो का भी। एक हमें रिलेशन डिफाइन किया गया है 2x + y इज इक्वल्स टू 41 और इसमें एक्स वाई जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये अब हमें एक रिलेशन दिया गया है और पूछा है कि ये रिलेशन किस कैटेगरी में आता है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इन तीनों की डेफिनेशंस अच्छे से आनी चाहिए। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। जब हम सेट्स के और रिलेशन फंक्शन के लेक्चर्स लेंगे उसमें मैं आपको तीनों की डेफिनेशन अच्छे से बताऊंगा। अभी आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें एक्स आर एक्स चेक करना होगा, ठीक है। एक्स आर एक्स, ठीक है, ये एक टर्म होता है रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए, ठीक है। जब हम इसके लेक्चर लेंगे मैं आपको सब चीज़ डिफाइन करूंगा डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो अब हम इस रिलेशन में एक्स वाई को एक्स के से रिप्लेस करेंगे तो ये रिलेशन क्या बनेगा हमारा 2x + x इज इक्वल्स टू 41 और इसमें 3x इक्वल्स टू 41 आ जाएगा। तो x क्या आ जाएगा 41/3। बट हमें क्या बोला है, x और y नेचुरल होने चाहिए और यहाँ हमें x क्या मिल गया, ये हो गया रैशनल, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये नेचुरल को बिलोंग नहीं कर रहा जब हमने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लगाई, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में जो कंडीशन होती है वो ये होती है, अगर एक्स आर वाई यानी यही वाला रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो ये होल्ड तो कर रहा है, इसका मतलब वाई आर एक्स भी होल्ड करेगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है। घबराइए नहीं, अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं मालूम कोई बात नहीं, लेक्चर्स बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो एक्स आर वाई ये हमें ये रिलेशन गिवन है, ठीक है। अब वाई आर एक्स क्या रिलेशन होगा, उसको हम कोई एस नाम दे रहे हैं।
तो वो रिलेशन होगा वाई एक्स। तो अब जहां पे x है वहां y आ जाएगा और जहां y है वहां x आ जाएगा, और x y बिलोंग्स टू n। तो क्या इस रिलेशन से ये इंप्लाई हो रहा है? नहीं, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा और इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है, बस एक पॉइंट पे ये दोनों, ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो वो एक ही पॉइंट पे इंप्लाई करेंगे, लेकिन सिमेट्रिक क्या कहती है कि अगर हर एक्स आर वाई ट्रू है तो हर वाई आर एक्स भी ट्रू होना चाहिए, इंप्लाइज। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव में देखेंगे ट्रांजिटिव की डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अगर एक्स आर वाई होल्ड कर रहा है और एंड वाई आर जेड होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स आर जेड भी होल्ड करेगा। अब एक्स आर वाई तो हमारी यही इक्वेशन हो गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41। अब वाई आर जेड क्या हुआ, 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 41। अगर ये दोनों इंप्लाई कर रहे हैं, अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या एक्स आर जेड इन दोनों की मदद से क्या हम एक्स आर जेड की ऐसी इक्वेशन निकाल सकते हैं, 2x प्लस जेड इक्वल्स टू 41। आइए ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, हमें इन दोनों की हेल्प से ये इक्वेशन फॉर्म करनी है। अगर ये फॉर्म हो गई तो ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 41 और 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 41। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि y एलिमिनेट हो जाए। अब y एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 41 और नीचे 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 41। ओह सॉरी, यहाँ आएगा 82। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो हमारा y कैंसिल और बचा क्या, 4x माइनस जेड इज इक्वल्स टू 41। तो हमें ये एक नई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मिल गई ऑफ टू वेरिएबल, लेकिन वो कहीं भी इस इक्वेशन से मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये इन दोनों की हेल्प से ये इंप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक, तो बचा क्या, हमारा ऑप्शन बचा नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत है रिलेशन फंक्शन में तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम प्रॉपरली इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करा के आपको डेफिनेशन के साथ आपको बिल्कुल ही चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे वीडियो के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमसे पूछा है सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 2 tan इनवर्स एक्स, ऑप्शन बी 2x स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 cot इनवर्स एक्स और ऑप्शन डी x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप क्लास 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें कुछ लेट करना पड़ेगा। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू tan थीटा, हम इसमें लेट कर लेते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये
प्लस 1 और ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम जैसा कि जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आई? ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेके इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो हो जाएगा 1 क्योंकि ये दोनों आपस में होते हैं रेसिप्रोकल, और ये आपको आइडेंटिटी है, ये है माइनस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे आएगा कॉस 2 थीटा माइनस का। ठीक है, तो ये बचा हमारा सेक इनवर्स 1 ओवर माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं सेक इनवर्स माइनस सेक 2 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, ये मैं साइड में लिख दे रहा हूं, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स माइनस सेक 2 थीटा को पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। बात समझ में आई? ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टीज जैसा कि मैं बता रहा हूं पिछले 2 वीडियोस से कि प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस और फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 थीटा, क्योंकि सेक इनवर्स और सेक थीटा कैंसिल, एक तरह से कैंसिल आउट। ठीक है, अब हम थीटा की वैल्यू यहां पुट करेंगे जो हमने रखी थी, तो वो क्या थी पाई माइनस 2, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मैं इसको यहां कर दे रहा हूं, तो अब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये कितना होता है, ये होता है cot इनवर्स एक्स, क्योंकि आप जानते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाय 2 के। तो अगर हम tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, जो कि बराबर होगा cot इनवर्स एक्स के। एक और फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो आंसर है हमारा 2 cot इनवर्स एक्स, और जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगर आपने क्लास 12th में अच्छे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किए होंगे तो क्वेश्चन आपको ये बहुत आसान लगा होगा। अगर आपने नहीं किए हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक हैं, तो कोई बात नहीं, लेक्चर्स बहुत जल्द ही शुरू होने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है फाइंड द फोकाई ऑफ हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। यह है क्वेश्चन नंबर 4 मॉडल टेस्ट पेपर का। ये हमें पैराबोला गिवन है 144। इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 144 को इन दोनों टर्म्स के नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या बचेगा बराबर 1। ये कैंसिल आउट हो गए, ये बचेगा 16 और ये बचेगा y स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 1। अब जैसा कि आप जानते हैं जनरल इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, बराबर 1। ठीक है, तो इसका मतलब a स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया, 16 और b स्क्वायर आ गया हमारे पास 9। अब जैसा कि आप जानते हैं फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस c, 0।
अगर आपने कोनिक सेक्शंस अच्छे से पढ़ा है तो ये आप इससे भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। और सी किसके बराबर होता है? सी होता है √a² प्लस b², ठीक है। तो सी निकाल लीजिए, a² हमें पता है, b² हमें पता है, तो सी आ जाएगा हमारा 16 + 9 = √25, तो ये आ जाएगा हमारा 5। अब इसमें पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा ±5,0। कितना आसान क्वेश्चन था ये, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फोकी के कोऑर्डिनेट पता है, फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है हाइपरबोला की, तो क्वेश्चन ये 1 मिनट से भी कम का था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ±5,0। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखिए, जैसा बहुत आसान आ रहे हैं क्वेश्चन। एक टॉपिक में से मैं तो कह रहा हूँ एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैलकुलस के ही 9 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इसमें पूछा है फाइंड द नेचर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। अब हमें कोई ट्राइंगल दिया है, एक ट्राइंगल हम लेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 5। इसका ए कोऑर्डिनेट है हमें 12,8, बी कोऑर्डिनेट है -2,6 और सी कोऑर्डिनेट है हमारा 6,0। ये हमने XY प्लेन पे प्लॉट नहीं किया है, एक जनरल हमने ऐसे ही प्लॉट कर लिया है। इसमें बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए। तो अब हम ए बी निकालते हैं। ए बी हमारा कितना है, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे बी। तो ये हमारे लिए ये हमारे लिए x2, ये हमारे लिए x1, तो ये -2 - 12 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक था, -2 - 12 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 14 माइनस का, और -14 का स्क्वायर 196, और ये 2 - 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा √200। तो ए भी हमारा आ गया, ये आ गया हमारा √200। अब निकालते हैं हम ए सी। ए सी कैसे निकलेगा? वही डिस्टेंस फार्मूला। तो इसमें 6 - 12 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा, ये कितना होता है? ये हो गया 6² प्लस 8², तो ये हमारा हो जाएगा √36 + 64 यानी √100 यानी 10, ठीक है। तो ए सी हमारा आ गया 10। अब हमें निकालना है बी सी। बी सी देख लीजिए कैसे निकलेगा। बी सी वही डिस्टेंस फॉर्मूले से 6 - 2 स्क्वायर प्लस 0 - 6 का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है। तो ये 6 + 2 कितना होता है? 8, तो ये 8 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, ये वापस हमारा वही सेम 10 आ जाएगा। तो बी सी हमारा आ गया 10। अब क्या आपको कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर करें तो किसके बराबर आएगा? वो आएगा ए बी के स्क्वायर के बराबर। खुद करके देख लीजिए आप। ए बी का स्क्वायर कितना है? 200, और ए सी का स्क्वायर 100 + 100 जो कि 200 के ही बराबर है। अब इसकी दोनों साइड बराबर भी हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हुआ ही, और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी बना रहा है, तो ये राइट ट्राइंगल भी हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये, बस आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना था और आपका आंसर आपके आंखों के सामने था, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। तो आप अगर ऐसे आसान क्वेश्चंस करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स के पोर्शन में एक्स ग्रुप के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
फॉर एवरी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऑन द एक्स वाई प्लेन। सिर्फ हमें इतना स्टेटमेंट दिया है, ये हमारा कोई एक्स वाई प्लेन है और इसमें हमें कोई रैंडम पॉइंट दिया है। तो इसमें पूछा है क्या इसमें x 0 होगा, क्या इसमें y 0 होगा। ये हर पॉइंट के लिए पूछा है कि क्या हर पॉइंट के लिए x 0 होगा या y 0 होगा या z 0 होगा या नॉन ऑफ दीज। कितना आसान क्वेश्चन है। अब एक्स वाई प्लेन है तो हर एक पॉइंट के लिए z हमेशा 0 होगा, क्योंकि यहां इस एक्स वाई प्लेन के x एक्सिस पे y 0 होगा और y एक्सिस पे x 0 होगा, लेकिन उस पर हर पॉइंट पे पूछा है तो हर पॉइंट पे z 0 होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी z इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ा, कितना आसान क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले सो हम कॉम्प्लेक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 5 आयोटा, ये हो गया 36। ये हो जाएगा माइनस का 25, ये हो जाएगा 2 6 5 6 30, हो गया 60 आयोटा, और ये हो गया 11 प्लस 60 आयोटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट बहुत आसान, इसका कंजुगेट तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 11 माइनस 60 आयोटा। कितना आसान क्वेश्चन था, होल स्क्वायर खोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए और उसका कंजुगेट क्या, साइन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए बाकी जो टॉपिक्स हैं कैलकुलस के अलावा उससे कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आसान उन्हीं को लगेगी जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यह है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है इफ द nth टर्म ऑफ जीपी इज 2 to the power n। ये जीपी का nth टर्म दिया है 2 to the power n, then find the sum of its first 6 टर्म। अब इसके फर्स्ट 6 टर्म का हमें सम निकालना है। तो इसका पहला टर्म होगा 2, दूसरा होगा 2 स्क्वायर, तीसरा होगा 2 क्यूब, आगे से ऐसी जीबी बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें हमें r है हमारा 2, a है हमारा 2 और हमें s6 निकालना है। और sn का फॉर्मूला क्या होता है, यानी सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीबी का फॉर्मूला क्या होता है, a r टू द पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। ये तब जब r ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो ये उस केस में फॉर्मूला है। अगर r लेस देन 1 होगा तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, अब s6 निकालना है तो a हमें पता है 2, r हमें पता है 2, ये 6 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, वो होता है 64 माइनस 1, तो 2 इंटू 63 126 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए 126 इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन मॉडल टेस्ट पेपर में दिए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर में कितने आसान क्वेश्चन आते होंगे। लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन हर पेपर में आसान आते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रागा हो, चाहे इंग्लिश, क्वेश्चन सब में आसान आते हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स साथ में आते हैं। 50 क्वेश्चंस 40 मिनट्स में करने हैं, वो भी हमें दिमाग में लेके चलना होगा। हमें यही नहीं देखना कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम तो 25 में से 25 स्कोर कर लेंगे, लेकिन आप वो 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने के चक्कर में आप बाकी जो फिजिक्स का पोर्शन है वो रह जाएगा, जबकि उसमें भी आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, ये सब स्ट्रेटेजीज हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ाई करेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये आ गया बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन। तो देखिए हर टॉपिक से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, आपने देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है कि क्या होगा। अब जनरल जो टर्म होता है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो इसका मतलब ऊपर जो टर्म होगा वो 6th वाला टर्म होगा और नीचे जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई अगर ये एक्स की पावर 4 होगा और ये एक्स की पावर 2 होगा, तब हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा। ये हम एक जनरल आइडिया लगा रहे हैं क्योंकि एक टर्म हमें नॉर्मल दिया है और एक उसका रेसिप्रोकल टाइप एक फंक्शन दिया, जो टर्म है वो दिया है। ठीक है, तो अगर पहला टर्म की पावर 4 होगी और नीचे वाले टर्म की 2 होगी, तो ओवरऑल हमें एक्स की पावर 2 मिलेगी। इससे हम ये चीज करने से हम पूरे एक्सपेंशन को खोलने से बच जाएंगे। ठीक है, तो ए की जगह हम क्या रख दें, ए की जगह हम रख दें 3x और उसकी पावर रखते हैं 4। बी की जगह क्या रखते हैं, बी की जगह रखते हैं हम 1/x और यहाँ क्या रख देंगे हम, यहाँ रख देंगे हम 2। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यहां से हम जब r हमें 4 मिल गया। ठीक है, तो n माइनस आर यानी n माइनस आर 2। ठीक है, आई होप आपको इस चीज समझ में आई होगी। n तो हमारा 6 है ही और r जो हमें क्या मिल गया वो हो गया 4। तो अब हमें इसका कोफिशिएंट हमें ये मिलेगा 6c4 इंटू 3 टू दी पावर 4 और ये x की पावर 4 इंटू 1/4 x² हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का हमें कोफिशिएंट निकालना था क्योंकि ये x की पावर 4 इंटू 1/x² कितना होगा, x²। तो ये इसका कोफिशिएंट होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और ये 81। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 81। 4 से 4 कैंसिल और ये 3 इंटू 5 इंटू 81। ठीक है, तो ये 5 बन जा 5, 5 8 जा 40 इंटू 3, ये 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो 1215 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम इस पहले जनरलाइजेशन करने की वजह से हम पूरे एक्सपेंशन को खोलने से बच गए क्योंकि हमें दिखा कि एक टर्म हमें नॉर्मल एक्स की तरह और दूसरा है उसका रेसिप्रोकल टाइप। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब ऊपर 4 होगा और नीचे स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चन जल्दी होगा। ठीक है, लेकिन ये सब चीज आपको तभी आ पाएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ऑफ 11। ये है हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक में से। ये देखिए कि बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हमें डिटर्मिनेंट का स्क्वायर निकालना है। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसका हमें वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन बी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन सी 1/4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ऑप्शन डी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर ये मैट्रिक्स के रूप में होता तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट बहुत आसान होता है। इसका डिटर्मिनेंट होता है जितने भी टर्म हैं उनका 2 टाइम्स करना है, क्योंकि टर्म्स यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2abc इसका डिटर्मिनेंट होगा, खाली इस वाले का। तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको आप नॉर्मल वाले मेथड से डिटर्मिनेंट निकाल के तब स्क्वायर करेंगे तो भी आ जाएगा,
लेकिन अगर आपको ये याद होगी प्रॉपर्टी कि अगर हमें जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख गई तो उसके जो 3 कॉमन टर्म है, 3 जो हमें टर्म्स दिए हैं, क्योंकि डायगोनल तो 0 होगा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म, या तो ये वाले या ये वाले सेम होंगे ना, ये वाले टर्म तो उनका 2 टाइम्स प्रोडक्ट कर दो तो उसका वो डिटर्मिनेंट होता है। और हमें इसका स्क्वायर पूछा है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज, ये सब ट्रिक्स मैं आपको सब बताऊंगा, आप बस चैनल से जुड़े रहिए। लेक्चर्स बिल्कुल शुरू होने वाले हैं ये मॉडल टेस्ट पेपर खत्म होने के बाद, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और वो भी है मैट्रिसेस से, ठीक है। क्वेश्चन है इफ ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स हमें दी है वो है 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें इसका इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अभी जान लीजिए। ये होता है हमारा इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर हम फर्स्ट रो के अलाउंग इसे एक्सपेंड करें तो पहले 2 टर्म हैं होंगे 0 और ये, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारा -1। तो ये हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारा कोफैक्टर की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, वैसे आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको ये सब पता लग रहा होगा, ठीक है। अब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। C11 हमारा 0 आ जाएगा, C12 भी हमारा 0 हो जाएगा और C13 हो जाएगा हमारा -1। अब आप सोच रहे होंगे कोफैक्टर्स निकले कैसे। अगर आपने 11-12 अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको कोफैक्टर्स निकालना अभी आते नहीं होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो जब हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको कोफैक्टर्स निकालना अच्छे से बताऊंगा और हम इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। C21 भी हमारा 0 हो गया। C22 है हमारा -1। C23 ये भी है हमारा 0। अब C31 की बात करें, ये हमारा है -1 और C32 की बात करें ये हमारा है 0 और C33 की बात करें तो ये भी है हमारा 0। तो एडजॉइंट ऑफ अब क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले से देखें 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज आप करिए, इसका ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो हमें सेम यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट। अब हमें बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/-1 और ये 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0 जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए इनवर्स से हमारा ए आ गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, कोफैक्टर्स निकालने थे, कोफैक्टर से एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था और ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट कर देना था। अगर आपको कोफैक्टर्स निकालने नहीं आते तो कोई बात नहीं,
आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है स्टैटिस्टिक्स से। बहुत से बच्चे स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के चलते हैं, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में ही आता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स भी फॉर्मूला बेस्ड होती है और इसमें कोई ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह नहीं होती। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखेंगे, आपको आंसर मिलेगा। हमें कुछ नंबर्स दिए हैं 8, 12, 13, 15 एंड 22, ये हमें नंबर दिए। अब इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर ओवर n। ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। और इसमें x बार क्या होता है? x बार होता है हमारा मीन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? x बार ही निकालना है। तो x बार निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मीन निकालना तो हम बचपन में ही सीख लेते हैं। ये 5, इसको हम सम करेंगे 20, और ये 50, ये हो गया 70/5 यानी 14। तो मीन आ गया हमारा 14। अब वेरिएंस क्या होता है? जो ये टर्म्स दी हैं उनमें से मीन को माइनस करके उनका स्क्वायर करके उनका सम करना है, जितने भी ये टर्म है। तो हम 8 में से 14 माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर समेशन लेंगे, फिर 12 का माइनस करेंगे 14, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही जितने भी टर्म्स हैं उनका मीन से माइनस करके स्क्वायर ऐड कर देंगे, प्लस 22 माइनस 14 का स्क्वायर ओवर n5। ठीक है, 8 माइनस 14 होता है -6, और -6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 12 माइनस 14 कितना होगा? -2, और -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 13 माइनस 14 होगा -1, और -1 का स्क्वायर होगा 1। 15 माइनस 14 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, और 22 माइनस 14 होगा हमारा 8 का स्क्वायर होता है हमारे पास 64। ये हमारा निकल रहा है क्या? ये निकल रहा है वेरिएंस ओवर 5। इसको सम कर लीजिए, 36 और 64 होता है हमारा 100, और 4 + 1 यानी 106 ओवर 5। इसको और डेसिमल प्लेस के में लिख लेते हैं, तो ये 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5, और ये 21.2। तो SD कितना आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 21 ऑफ 22, 21.2। अब ऑप्शंस दिए हैं, वो दिए हैं आपको 3.54, 3.72, 4.21 और 4.6। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा चूज करें? अब आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर रूट 4 और 5 के बीच लाई करेगा। ठीक है, अब तो हमारे पहले दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर रूट 5 के क्लोजर है। अगर आप 25 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा। तो ये 21 और 25 के ज़्यादा क्लोज है, और 16 से थोड़ा ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो ये 4.5 से बड़ा ही होगा। ठीक है, और 4.5 से बड़ा ऑप्शन क्या है? 4.6। तो इस तरीके से हमें एस्टिमेट करना है, जिस स्क्वायर रूट के ज़्यादा क्लोजर हमें वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू हमें आंसर में टिक करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4.6। ठीक है, अब देखिए ये बस फॉर्मूला बेस्ड था। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्टैटिस्टिक्स का होता है पोर्शन वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है और आंसर तुरंत मिल जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आप ये मान के चलिए कि एक नंबर आपका पक्का है, क्योंकि एक नंबर का ही क्वेश्चन आता है उसमें स्टैटिस्टिक्स में, और बहुत ही आसान क्वेश्चन ही आएगा, आपको ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
और यह प्रोबेबिलिटी से। इसमें पूछा है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। अब एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया गया, ठीक है। अब 3 बार टॉस किया गया तो इसके आउटकम कितने आएंगे, क्योंकि इसके 2 ही पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स क्योंकि 3 बार उछाला गया तो कितना होगा 2⁻3, यानी टोटल आउटकम्स हमें मिल गए 8। अब ये टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, या तो हेड 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 आ सकता है, या हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड आ सकता है। अब अगर टेल से शुरुआत करें, तीनों टेल, तो पहले तीनों टेल आ सकते हैं, फिर 2 टेल 1 हेड, और इस तरीके से ये बन गए हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अगर आपको सैंपल स्पेस बनाने की ट्रिक नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब हम ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो आराम से हम आपको इस सैंपल स्पेस बनाने की ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गए हमारे पास 8। अब हमें चाहिए कि कौन से पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारे पास। तो वो पॉसिबल आउटकम्स क्या होने चाहिए, गेटिंग 1 और 2 हेड्स, या तो 1 हेड आए या 2 हेड आए, ठीक है। तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ये 1 2 3, यहाँ 2 हेड आ रहे हैं, तो एक ये 3 प्लस 1 हेड कहाँ कहाँ आ रहा है 1 2 3 इस, तो ये 3। तो आंसर कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें बस सैंपल स्पेस का खेल था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये मॉडल टेस्ट पेपर आज हम इसको फिनिश कर लेंगे, क्योंकि हमने पिछले 2 वीडियोस में काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और अब ये आखिरी क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। इसमें पूछा है इफ द पॉइंट्स हमें गिवन है, वो मैं लिख लेता हूँ। 60 i कैप प्लस 3 j कैप बी 40 i कैप माइनस 8 j कैप एंड सी हमें दिया है a। अगर ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स, तो a की वैल्यू क्या होगी। अब कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये, अगर हमें तीनों पॉइंट्स गिवन हो तो उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी ट्रायंगल बन नहीं पाएगा, तो उसका एरिया क्या होगा 0। तो अब हमें ये तीनों पॉइंट्स इसमें रख देने हैं। अब इस हाफ का कोई मतलब नहीं, हाफ को अगर हम इधर ले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 60, ये 3, ये 1, 40 माइनस 8 और ये 1, और a माइनस 52 और ये 1। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट हमें 0 के इक्वल रखना है। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप ट्रिक लगाएं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। अगर हम इस कॉलम में 2 0 बना लें, इस कॉलम में 2 0 बना लें, तो इस कॉलम के अलॉन्ग जब हम एक्सपेंड करें तो हमें सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई करना होगा और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाने हैं रो 1 और रो 2 में। वो ऑपरेशन क्या होंगे, R1 में से R2 माइनस कर दीजिए और R2 गोज टू R2 माइनस R1। ठीक है, तो बचेगा क्या, 60 में से 40 गया तो 20, ये होगा 11 और ये होगा 0, ये होगा 40 माइनस a और ये हो जाएगा हमारा 44 और ये होगा 0 और ये माइनस 52 और ये 1। अब हमें इस कॉलम के अलावा इसे हम एक्सपेंड कर देंगे और ये हमारा 0 के बराबर चल ही रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये 20 इंटू 44 माइनस 11 40 माइनस a, ये हो जाएगा 0 के बराबर।
11 आप कॉमन ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमें एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या कैलकुलेशन को इजी बनाना है जिससे आंसर एक्यूरेट मिले। और ये प्लस क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो चुका है, ये 0 के बराबर। ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 40 प्लस a इज इक्वल्स टू 0। a कितना आ जाएगा माइनस का 40। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 0 रखना था, डिटर्मिनेंट की थोड़ी प्रॉपर्टीज लगा के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर। मैंने पूरा मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको दे दिया है पिछले 2 वीडियोस में, और ये वीडियो को मिला के 3 वीडियोस हो चुकी हैं। आई होप आपने वो पिछले 2 वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो पहले आप उन्हें देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अब इस वीडियो के बाद हम जो अगली वीडियो लाने वाले हैं, अब लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम मैथ्स के पोर्शन के लिए। ठीक है, हर हम जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। जो जो टॉपिक सिलेबस में दिया है, जैसा हमने सिलेबस डिस्कस किया है, वो सब हम डिस्कस करेंगे सारे लेक्चर्स के साथ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके और उन लेक्चर से पढ़कर XY एग्ज़ाम, स्पेशली X एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।